रहमान साहब न बैठेंगे। कोई भी चट्टान भी आए उड़ जाता है। मैं इसी बात पर एक दुआ के जरिए या शेर के जरिए मैं प्रशांत जी को कहना चाहता हूं कि शबे गम के सीने से सब माने रात होती है। शबे गम के सीने से सूरज निकलने वाला है। शबे गम के सीने से सूरज निकलने वाला है। अब बिहार की हवा बता रही है कि मौसम बदलने वाला है। मैं अपने बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। इससे मेरी मुराद प्रशांत किशोर साहब हैं। अभी हमारे बड़े भाई मोहतरम जनाब हबीबुर रहमान साहब ने प्रशांत किशोर के बारे में जो कुछ फरमाया वो सच है। अब मैं इसकी तायीद करता हूँ। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। आज प्रशांत किशोर साहब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया के वो चिराग है जिसकी जरूरत हमारे बिहार को, हमारे गांव को, हमारे जिलों को, हमारे सूबों को है। ये वो मुजाहिद है जो जात पात धर्म से हटकर सिर्फ इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत की हिफाजत के लिए कदम उठाया है। जहाँ जात पात की कोई कीमत नहीं, वो सिर्फ इंसान और इंसान की हैसियत से और इंडियन की हैसियत से और हिंदुस्तानी होने की हैसियत से देखते हैं। न इनके दिल में कोई हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुर्मी, यादव कुछ भी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ हक की लड़ाई के लिए आपके सामने आए हुए हैं। अब हमारा फर्ज बनता है कि इनके कदम से कदम मिलाकर ये जहां तक जा सके हमें वहां तक जाना है। जनता का सुंदर राज। आपके गांव के इस प्रांगण में आपसे मिलने का, परिचय करने का, आपसे अपनी बात रखने का जो आपने अवसर मुझे दिया है उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं हैं, कोई दल नहीं बनाए हैं, आपसे आपका वोट मांगने नहीं आए हैं। बहुत साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। पिताजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। जिस स्कूल को, जिस शिक्षा व्यवस्था को हम और आप आज बोड़ा छाप स्कूल कहते हैं, इन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़कर निकले हैं। ये ऊपर वाले की कृपा रही है, माता पिता का आशीर्वाद रहा है कि पढ़ाई के बाद हर वो चीज जीवन में हासिल करने का अवसर मिला है जो पढ़ लिख कर हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 10 बरस तक नौकरी करते थे, पहले भारत में, फिर अमेरिका में, फिर अफ्रीका में। लेकिन जिस परिचय से आप में से कुछ लोग हमको जानते हैं, चुनावी रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधक, ये काम हमने 2011 से 2021 तक 10 साल किया। या यूं समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने, नियति ने ये काम हमसे 10 साल कराया। ये ऊपर वाले की कृपा ही है कि जिस आदमी का, जिस परिवार का कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, 10 बरस में जिस नेता, जिस दल का हाथ पकड़े हैं, सब आदमी चुनाव जीता है, कोई हारा ही नहीं। लेकिन 2 मई 2021 को जिस दिन बंगाल का और तमिलनाडु का रिजल्ट आया, परिणाम आया, दोनों जगह विजय मिली, उस दिन मैंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा की है कि अब जीवन में कभी भी किसी राजनीतिक दल और नेता के साथ काम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? वही काम करके इतना नाम कमाए हैं। मीडिया वाले लोग आपको बताएंगे कि हमसे सलाह लेने के लिए चुनाव में बड़े बड़े दल और नेता 2-4 लाख नहीं, 2-4 करोड़ नहीं,
पार्टियां और दल सैकड़ों करोड़ रुपया देती है। इतना पैसा, इतना नाम छोड़ के ये गांव-गांव पैदल क्यों चल रहे हैं? इसलिए चल रहे हैं, उस काम को इसलिए छोड़ दिया कि 10 बरस बहुत नजदीक से बड़े बड़े दल और नेताओं को काम करके उनके साथ देखा। दलों के जीतने से, नेताओं के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। रउआ हमरा बुझाला कि हमार नेता जीत गए, हमार दल जीत गए, जो जीत गए वो चल गए, राउर परिवार, राउर लड़का, राउर स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो। आप देख रहे हैं बिहार में आज 73 दिन से हम पैदल चल रहे हैं। कोई ऐसा चंपारण में बड़ा गांव नहीं है जहां कि हम पैदल चलकर नहीं पहुंचे हैं। और बहुत विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि दलित गांवों को अगर आप छोड़ दीजिए तो सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली मुझे मुस्लिम गांवों में देखने को मिली है। सबसे ज्यादा बदहाल हालत में मुसलमानों के गांव है चंपारण में। अपनी आंखों से देखे हैं, पैदल चलकर आ रहे हैं। कोई गांव 5-5, 8-8, 10-10 हजार के गांव एक मुफ्त जो वोट आप दे रहे हैं, उसके बावजूद उन गांवों के गलियों की, सड़कों की, नालियों की, स्कूल की, अस्पताल की जो व्यवस्था है वो दयनीय है। ऐसा क्यों है? ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, पूरे बिहार की हालत खराब है। लेकिन आप तो सरकार में है, आपकी पार्टी सरकार में है, फिर भी आपकी ये बदहाली क्यों है? हम आपको वो बताने आए हैं। पदयात्रा का पहला उद्देश्य ये है कि हर गांव, हर शहर, हर गली मोहल्ले का जमीन पर जाकर आकलन किया जाए, ताकि हर पंचायत के लिए अगले 10 साल में विकास की एक योजना बनाई जाए, वहां के समस्याओं के समाधान की योजना बने। लेकिन साथ साथ इस बात का भी योजना बने कि क्या करने से आपके पंचायत में विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था की बनाई जा सकती है, क्या करने से इस पंचायत में किसानों की, खेती करने वालों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, और क्या करने से आपके पंचायत में ही रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है, ताकि आपके बच्चों को, आपके परिवार के सवांग को बाहर जाकर 10,000, 15,000 रुपया के लिए मजदूरी न करना पड़े। ये योजना बनवा रहे हैं। जब पदयात्रा हम ये योजना बना रहे हैं, जब पदयात्रा खत्म होगी तो आप ये देख पाएंगे कि आपके पंचायत, आपके गांव के लिए योजना क्या है। लेकिन रउआ तो यही गांव में रहता नहीं, आप तो इसी पंचायत में रहते हैं, आपको तो जो समस्या है वो पहले से मालूम है। तो आखिर ये सुधर क्यों नहीं रही है? ये सुधर इसलिए नहीं रही है कि बिहार में हमने के 5 बरिस बैठ के बतियावत नहीं जा कि कितना भ्रष्टाचार बा, सड़क नहीं खे, स्कूल नहीं खे, लड़कन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, फसल के दाम नहीं खे, रोजगार नहीं खे। लेकिन जहिया वोट होता रे भाई, वो दिन 4 चीज पर बिहार में वोट पड़ रहा बा। पिछले 30-35 साल से बिहार में 4 चीज पर वोट पड़ रहा है। जितने हिंदू भाई हैं तो उनके दिमाग में इतना ही है कि अपनी जात का कौन उम्मीदवार है, चलकर उसको वोट दे दें। दूसरा, अगर जात से बच गए तो लोगों ने नया शुरू किया है कि सारे हिंदू एक हो जाइए, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए, तो जात से बचे तो धर्म में फंस गए। और दोनों से बच गया तो कहता है कि ए भाई कुछ हो जाए। लालू जी का जो अपराध वाला राज था वो वापस बिहार में नहीं आना चाहिए। जाए दी रोड नहीं खे, पढ़ाई नहीं खे, रोजगार नहीं खे, लेकिन कम से कम कोई गोली नहीं खे न मारत, कोई पहरम नहीं खे न करत, तो चलो मन मार के भजपे के दो कसहूं। और उसके बाद आपका समाज है, आपको मालूम है कि आपका विकास नहीं हुआ है या आपकी समस्या क्या है। इसके बावजूद बिहार में तो 2 ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा और लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार तो कोई दले नहीं है, कभी चिपक के लटक के ललटेन में या कभी चिपक के कमल में, तो किधर है आपको पता नहीं है। तो आपकी मजबूरी ये है कि भैया जी ही चाहे मरी, भाजपा के तो दे ना सकी, तो चलो मन मार के ललटेने के दबाव। उपाय का बा? इसी 4 चीज पर बिहार में वोट पड़ रहा है।
तो जब हमको पता है, आपको पता है, तो नेतो सब जान गया है। नेता भी जानता है कि रो के चाहे गा के, हंस के चाहे रो के, गुस्सा के चाहे गरिया के, जनता हमनिए के वोट दी। जो हम कहा, अगर आप मुस्लिम समाज के हैं तो आरजेडी को पता है कि आप जाइएगा कहाँ, आपको मजबूरी है, वोट देना ही है, काम करे चाहे न करे। उसी तरह जो भाजपा के समर्थक है, भाजपा को भी मालूम है कि लालू का डर इतना है कि वो लोग जाएगा कहाँ, उसको मजबूरी में भाजपा को वोट देना ही देना है। यही वजह है बिहार में बदहाली का। नेताओं के मन से हारने का डर खत्म हो गया है। उनको मालूम है कि काम हो चाहे नहीं हो, जनता मजबूरी में हम ही को वोट करेगी। इसीलिए बिहार में ये हालत है। तो पदयात्रा इसलिए शुरू किया है कि नीचे की स्थिति को समझकर नई विकास की योजना बनाई जाए, लेकिन उसके साथ साथ ज्यादा जरूरी ये है कि समाज की मदद से नीचे मत कर ऐसे लोगों को निकाला जाए जो बिहार में एक नया बेहतर विकल्प बना सकते हैं। किसी व्यक्ति के दल बनाने से विकल्प नहीं बनेगा। विकल्प तब बनेगा जब समाज के बीच से लोगों को निकाला जाए। बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए मुख्यमंत्री बदलने से, दल बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। बिहार तब सुधरेगा जब 50,000 60,000 अच्छा लड़का वार्ड सदस्य जीत कर आए, जब 5,000 6,000 अच्छा आदमी मुखिया बने, जब 100-150 अच्छा आदमी विधायक बने, तब बिहार सुधरने वाला है। तो इतने लोगों की खोज है, इतने लोगों को ढूंढने निकले हैं जिनमें वो काबिलियत है, सलाहियत है, जज्बा है कि नहीं एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है। और वो व्यवस्था क्या हो? वो व्यवस्था का नाम है जन सुराज। जन सुराज कोई दल नहीं है। बिहार में दल बनाकर वोट लेने का अभियान नहीं है। जन सुराज अभियान है महात्मा गांधी की कांग्रेस, जो आजादी से पहले जो कांग्रेस थी, महात्मा गांधी के विचारधारा पर आधारित एक नई व्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाए ताकि आगे की लड़ाई लड़ी जा सके। हम ये सारी बात कर रहे हैं, लेकिन रउआ ये बात सोचे नहीं आई, ये बात सुनने आप नहीं आए हैं। आपके ये पता है कि प्रशांत किशोर होशियार आदमी हैं, अगर ये आ जाएंगे तो किसी दूसरे से बेहतर काम करेंगे, लेकिन आपकी चिंता दूसरी है। उस चिंता का जवाब देने आए हैं आपके गांव में। आपकी चिंता ये है कि जो देश में राजनीतिक हालात हैं, प्रशांत किशोर के इस पूरे प्रयास से कहीं भाजपा का तो फायदा नहीं होगा। स्वाभाविक है आपके मन में सवाल आना, तो आपके इस सवाल का जवाब देने यहाँ आए हैं। इसके 4-5 प्रश्न हैं, पहलू हैं। पहला ये कि आप में से कई लोगों को लगता है कि भैया अगर वह भाजपा के विरोध में बानी तो महागठबंधन को ही क्यों नहीं मदद करते हैं, उसको ही क्यों नहीं जिताते हैं। ठीक बात है, महागठबंधन को क्यों नहीं मदद कर रहे हैं, ये आपको बताना हमारा फर्ज है। महागठबंधन की मदद इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 2015 में पहली बार ये शब्द महागठबंधन प्रशांत किशोर ने लिखा। उससे पहले तो दलों के जोड़ को गठबंधन कहा जाता था। पहली बार हमने महागठबंधन का शब्द का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। लालू जी, नीतीश जी, कांग्रेस को साथ में मिलाया और आपकी मदद से, जनता के सहयोग से 2015 में मोदी जी को यहाँ हराया गया, मोदी की भाजपा को हराया गया। लेकिन जब मैं यहाँ से छोड़कर पंजाब चला गया तो नीतीश कुमार बिना किसी वजह के उस गठबंधन को छोड़कर भाजपा में चले गए। तो आप जितने सज्जन यहाँ बैठे हैं, जो इनके मन में है कि मैं महागठबंधन की मदद करूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस सज्जन में इतनी हिम्मत है कि लिखकर समाज के सामने ये दावा कर सके कि अगर हम अपनी ताकत फिर से नीतीश कुमार और महागठबंधन के पीछे लगा दें, ये जीत कर आएंगे, तो इसकी क्या गारंटी है कि फिर नहीं भागेंगे। हम आपको बताने आए हैं कि आप ये गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम गारंटी देकर जा रहे हैं। इसको लिख कर रखिएगा, आज का तारीख और समय। ये आदमी फिर से आपको ठगेगा, फिर से भाजपा की ओर भागेंगे। आप नीतीश कुमार को कितना जानते हैं? 2-4 गो मीटिंग में मिले होंगे, कहीं पेपर और रेडियो टीवी में देखा होगा। हम उस आदमी के साथ 2 साल उनके घर में साथ में रहते थे। ये आदमी को एक बार इन्होंने 15 में सिर्फ ये नहीं ठगा, 17-18 में मैंने फिर इनकी मदद की। ये तय हुआ कि लोकसभा में हम लोग साथ में भाजपा का सीट कम किया जाए। आपको याद होगा
2014 में भाजपा 30 एमपी अपने बल पर जीत कर आई थी। 2018 में मैंने जुगत लगाकर रणनीति बनाकर ऐसी व्यवस्था की कि नीतीश कुमार 17, भाजपा 17, तो 30 एमपी वाला भाजपा को तो ऐसे ही हमने 17 कर दिया बिना लड़ाई लड़े हुए। तय ये हुआ था कि लोकसभा का चुनाव होने के बाद नीतीश कुमार उससे अलग हो जाएंगे, लेकिन लोकसभा का परिणाम आया। दिल्ली में जो भाजपा की सरकार बनी तो डर के मारे नीतीश कुमार या जो उनके मन में बात रही होगी, उसके बाद हम ही को समझा रहे हैं कि भैया भाजपा में रहने में फायदा है। उसका परिणाम क्या हुआ? लोकसभा चुनाव के बाद जब सीए एनआरसी आया तो जिस जदयू ने, जिस दल में मैं भी था, नीतीश कुमार के बाद 2 नंबर पे था, उस दल में कई बार चर्चा हुई थी कि हम लोग सीए एनआरसी के विरोध में हैं, लेकिन इस आदमी ने ऐसा धोखा किया। हम लोग बाहर गए तो देखा एक दिन टीवी पर कि जदयू ने सीए एनआरसी के पक्ष में मतदान किया दिल्ली में। हमने आकर नीतीश कुमार से पूछा, आप में से अगर कुछ सज्जन जिन्होंने उस समय के घटनाक्रम को देखा होगा, मैंने सबसे पहले मैंने आवाज लगाई और मेरे साथ मेरे एक सहयोगी पवन वर्मा ने आवाज लगाई कि भाई दल में तय हुआ था कि हम लोग इसके विरोध में हैं, तो इसके पक्ष में क्यों मतदान किया गया। जब मैंने नीतीश कुमार से आकर बात की तो उन्होंने क्या कहा ये आपको बताना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा कि उन्होंने निर्णय बदल लिया। नीतीश कुमार ने मुझे ये कहा कि आप जो बात करना चाहते हैं वो तो ठीक है, तो आप अनाउंस कर दीजिए कि बिहार में इसको लागू नहीं किया जाएगा। हम तो दौरे पर थे, पता ही नहीं चला, वहां दिल्ली में एमपी सब मिलकर वोट कर दिया। उसी दिन निकलने के बाद मैंने तय किया कि ये आदमी बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। ये हम लोग के भी साथ नहीं है, भाजपा के भी साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं है, सिर्फ अपना हित देख रहा है। इसीलिए उनके दल में रहते हुए छोड़कर बंगाल गए। अब चूंकि सीए एनआरसी की बात चली है और आप में से जो लोग कह रहा है कि हम भाजपा का मदद कर रहे हैं, जरा याद तो कर लीजिए कि जिस दिन सीए एनआरसी की तलवार लटकी तो सीए एनआरसी को कैसे रोका गया। धरना प्रदर्शन से सीए एनआरसी रुकने वाला नहीं था। सीए एनआरसी रुका उस दिन जिस दिन बंगाल में भाजपा को शिकस्त दी गई। 2 मई 2021 के बाद भाजपा का कोई लीडर, उसकी हिम्मत नहीं हुई है कि सीए एनआरसी का क्रोनोलॉजी फिर से समझाए। अब बंगाल में जब लड़ाई लगा तो बिहार का कौन वीर गया था बंगाल में? नीतीश कुमार तो भाजपा के साथ बैठ के उस दिन सरकार चला रहे थे। तेजस्वी यादव गए थे बंगाल में। बंगाल में बिहार का लड़का प्रशांत किशोर गया था। जिस दिन दीदी के अपने लोग, टीएमसी के लोग टीएमसी को छोड़कर भाजपा भाग रहे थे और देश भर में माहौल था कि कोई भाजपा को हरा नहीं सकता है। बंगाल में कोविड के उस दौर में जब लोग घरों में डर के मारे दुबक के बैठे हुए थे, 2 साल गांव गांव घूमकर बंगाल में मैंने वो रणनीति बनाई, वो व्यवस्था बनाई कि भाजपा को वहां रोका जाए। जब पूरा देश की ताकत भाजपा ने बंगाल में लगाई, तब हमने कहा है अपना गर्दन दांव पर लगाकर कि अगर भाजपा को 100 सीट आ जाएगा बंगाल में तो राजनीति से पूरे का अपने जीवन से संन्यास ले लेंगे। भाजपा को कितने पर रोका मैंने? 77 पर। और आप कह रहे हैं कि हम भाजपा का मदद कर रहे हैं, तो मेरे भाई आपका सर्टिफिकेट लेने नहीं आए हैं। मैं जो बात बोलूंगा आपको कड़वी लगेगी, लेकिन हम आपको यहाँ मीठी बात करने नहीं आए हैं। जो मेरी समझ से सही बात है वो बताने आए हैं। वोट किसको, जिसको करना है उसको करते रहिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल में हम लोगों ने हराया और आप कह रहे हैं कि हम भाजपा का मदद कर रहे हैं। अब जरा देख लीजिए इतिहास 2015 से। आप में से कुछ लोग होंगे जो ये कह सकते हैं कि मोदी का अभियान मैंने किया था 2014 में। अगर उस वजह से आप हमारे साथ नहीं हैं तो बिल्कुल जायज बात है। आप हमसे अलग इसलिए रह सकते हैं कि मोदी का अभियान 2014 में मैंने बनाया था, लेकिन 2014 के बाद 2015 में बिहार में, 2017 में पंजाब में, 2018 तेलंगाना, 2019 आंध्र प्रदेश, 2020 दिल्ली, 2021 तमिलनाडु, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, हर जगह भाजपा को शिकस्त देने में हमने अपना कंधा लगाया है। आप हमसे पूछ रहे हैं कि भाजपा को कि हम बी टीम हैं। अब पूछ रहे हैं तो पूछिए, जिस पर भरोसा है उसके साथ रहिए, जिसके साथ आप बने हुए हैं। अब दूसरा एक भ्रम है लोगों का
कि भाई महागठबंधन बनाकर भाजपा को रोका जा सकता है। आपको लगता है कि दलों को और नेताओं को इकट्ठा करके भाजपा को हराया जा सकता है। इस भ्रम से बाहर निकलिए। 2015 में जो महागठबंधन का प्रयोग बिहार में किया गया, उसके बाद जितने भी महागठबंधन के प्रयोग देश में किए गए, हर जगह भाजपा जीती है। कहीं पर भी महागठबंधन बनाकर भाजपा को रोका नहीं गया है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, बसपा और सपा का गठबंधन हुआ तो सबको लगा कि अब तो भाजपा को कोई चांस ही नहीं है, और लोकसभा में भाजपा जीती। अभी का देख लीजिए, जब मैं बंगाल का इलेक्शन कर रहा था तो बहुत लोगों ने मुझे आकर बताया कि भैया बंगाल में भी महागठबंधन बनाइए। लेफ्ट और कांग्रेस के लोग भी आए हमारे पास कि हम लोग मिलकर लड़ेंगे तभी भाजपा को हरा पाएंगे। हमने महागठबंधन बंगाल में नहीं करने दिया, और जीत किसकी हुई? टीएमसी की। और उसी इलेक्शन के साथ साथ असम में भी चुनाव हुआ। असम में कांग्रेस ने महागठबंधन बनाया, बदरुद्दीन जी के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया। वहां पर कौन जीता? वहां भाजपा जीती है। असम में मुसलमान कितना है? 37%। बंगाल में मुसलमान कितना है? 28%। तो 28% मुसलमानों के राज्य में हम अकेले लड़कर जीत के आ रहे हैं, और 37% वाले राज्य असम में महागठबंधन बनाकर भी आप चुनाव हारे हैं। महागठबंधन बनाकर चुनाव नहीं हराया जा सकता है। मेरा 10 साल का ये अनुभव है। जब आप एक चुनाव जीतते हैं, मैंने 15 में बिहार जीता, जब तक हम 17 में पंजाब जीते तब तक बिहार को भाजपा ने अपने में मिला लिया। जब मैं 18 में तेलंगाना जीता, जब तक मैं तेलंगाना जीतूंगा तब तक पंजाब को, अमरिंदर सिंह को भाजपा ने अपने साथ मिला लिया। जब मैं तेलंगाना आंध्रा जीतकर बंगाल पहुंचा 2 साल, तब तक आंध्रा और तेलंगाना के लोगों को भाजपा ने अपने साथ मिला लिया। तो फिर मैंने सोचा भाई इसका तो कोई अंत ही नहीं है। आप 20 वर्ष ऐसे करते रहिएगा, हर राज्य जीत कर अगले राज्य में जाते हैं, साल 2 साल आप वहां लड़कर जीत रहे, तब तक पीछे वाला राज्य निकाल के भाजपा अपने साथ ले गई। तो अगर इसका तोड़ निकालना है तो इसको ऐसा हथियार बनाना पड़ेगा जो विचारधारा पर आधारित हो और एक ही बार में इसको काटे। और उसका रास्ता यही है कि यूपी और बिहार में इनको हराया जाए, दूसरा कोई रास्ता नहीं, तो पूरा भारत घूमते रहेंगे। इसीलिए अब मैंने तय किया है कि नहीं, जो भाजपा है ये तो कॉफी का झाग है। आप समझ रहे हैं कि भाजपा को कैसे हराया जाए। अगर भाजपा को हराना चाहते तो ये समझिए कि भाजपा कॉफी का झाग है, कॉफी तो संघ है जो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। जब तक उससे लड़ने का आप संगठन नहीं बनाइएगा, व्यवस्था नहीं बनाइएगा, भाजपा को लंबे समय तक नहीं हरा पाइएगा। इसीलिए ये नई व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं। दल नहीं बनाए हैं, दल नहीं बनाया है, इसीलिए पहले समाज को जोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं। क्योंकि अगर लड़ाई लड़नी है तो लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। दल बनाकर, जातीय समीकरण बनाकर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। अगर आप बिहार में महागठबंधन को जिता भी लीजिए तो क्या होगा? 27 में योगी जीत कर आएगा, यूपी में सब कहानी खत्म। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो यहाँ से शुरू हो और यहाँ लेकिन रुके नहीं। आप पुराने मरे हुए पेड़ में जितना भी खाद पानी डाल दीजिएगा उससे कुछ नहीं होना है, लेकिन नया पौधा जिसमें ताकत है उसको अगर आगे बढ़ाइएगा, उसी से आपके बच्चों को फल भी मिलेगा और छाया भी मिलेगी। ये वो पौधा है जिसमें पानी डालिए, इसको सींचिए और गांधी की विचारधारा को खड़ा कीजिए। गोडसे की विचारधारा को हराना है तो गांधी को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए जन सुराज का अभियान शुरू किए हैं। ये बिहार में दल बनाने का अभियान नहीं है, ये अभियान है समाज के लोगों को समझा बुझाकर उनको जोड़कर वो व्यवस्था बनाने का जो गांधी की विचारधारा में यकीन रखते हैं, ताकि एक लंबी लड़ाई के लिए वो फौज तैयार हो जो सामाजिक और राजनीतिक गठजोड़ बनाया जाए, जिससे इनको चुनौती दी जा सके। आप बिहार में जिसको वोट देना चाहते हैं उसको दीजिए। हमारे पास इसका गुणागणित है कि बिहार में चुनाव कैसे जीतना है। आप भाजपा को वोट नहीं करते हैं फिर भी भाजपा चुनाव जीतती है। तो आप बिहार में 20% है, आप वोट नहीं दीजिएगा, आप आरजेडी को दीजिए। ये भ्रम में मत रहिए कि हम वोट बांटने आए हैं। आप महागठबंधन को वोट दीजिए। 80 में 40% वोट कैसे लेना है उसका हमारे पास हिसाब किताब है। जीतेगा जन सुराज ही, ये लिख कर रखिए। हमारा ये अहंकार नहीं है, हम जो काम लेते हैं हम उनमें से नहीं है जो लड़ने के लिए लड़ते हैं। अगर लड़ने आए हैं तो ये मान कर चलिए कि इसको जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए हैं। ये सोच समझ कर आए हैं कि इसको जीतने के लिए कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी।
कितना संसाधन लगाना पड़ेगा, कितना पसीना बहाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि जितना लोग चुनाव के दौरान मेहनत नहीं करते हैं, आज 3 साल पहले मैं गांव गांव पैदल जा रहा हूं, घर परिवार सब ऐसो आराम छोड़ के 16 घंटा रोड पर धूल फाँक रहा हूं, इसलिए कि मुझे मालूम है कि इस व्यवस्था को बनाने के लिए किसी न किसी को हिम्मत करके संघर्ष करके लंबे समय के लिए खड़ा होना पड़ेगा। 2 बरस लगे कि 5 बरस, इसको बनाए बगैर मानेंगे नहीं, इसको बनाए बगैर मानेंगे नहीं। और आपको, लेकिन आपके पास क्यों आए हैं? जब आपसे वोट नहीं चाहिए तो क्यों आए हैं आपके पास? आपके पास आए हैं आपको न्योता देने, आपको निमंत्रण देने कि अगर आपको ठीक लगता है, अगर आपको भरोसा है, आपको विश्वास है, अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे अभियान में आप भागीदार बनिए, इसके झंडा ढोने वाले नहीं, इसके मालिक मुखिया बनिए, तो इस अभियान से जुड़िए। अगर नहीं विश्वास है तो जहां है वहीं रहिए। एक बार महागठबंधन को और 3 साल वोट दे लीजिए, 3 साल और आप अभियान दे दीजिए, 3 साल वोट दे दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। मेरा निमंत्रण आपके पास पड़ा हुआ है। चुनाव जीतने के बाद आपके पास फिर आएंगे, उस निमंत्रण को लेकर आएंगे, क्योंकि बात चुनाव जीतने की नहीं है। अगर मैं गांधी के विचारधारा पर आधारित कोई व्यवस्था बनाना चाहता हूं तो उसमें समाज के 20% अपने मुसलमान भाइयों को छोड़कर वो व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती है। इसलिए आपके पास आए हैं, आपको हिस्सेदारी के देने आए हैं, आपको निमंत्रण देने आए हैं, साथ में चलने का, आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। तो आपके मन में अगर शक है कि नहीं, अगर प्रशांत किशोर की मदद करेंगे तो हमारा वोट बट जाएगा, तो बिल्कुल उस शक को हटा दीजिए, आप महागठबंधन को वोट दे दीजिए। आप देखिएगा कि ना आप महागठबंधन को जिता पाइएगा, ना आपको राजनीतिक भागीदारी मिलेगी, ना आपका आर्थिक कोई विकास होने वाला है। तो 3 ही चीज न होना चाहिए। 30 बरस से जिसको आप वोट दे रहे हैं, ना आपको राजनीतिक भागीदारी मिली है, ना आपका विकास हुआ है, और ना आप भाजपा को हरा पाए। आपकी भागीदारी क्या है? आज महागठबंधन की सरकार है, उसमें आपको क्या मिला है? जाकर घर में बैठ के गुणा गणित कर लीजिएगा। कुछ नहीं मिला। लोग हमको कहता है कि MY कॉम्बिनेशन है, हम कहते हैं कि MY कॉम्बिनेशन नहीं बचा है, अब YM कॉम्बिनेशन है। जहाँ Y है वहाँ M जरूर है, जहाँ M है वहाँ अब Y नहीं बचा है। वो आपका भ्रम है, वो आपका अपना अनुभव है। जाकर देख लीजिए चुनाव का रिजल्ट उठाकर, M है तो Y नहीं है, Y है तो M जरूर है, इतना ही बचा हुआ है। और अभी की सरकार है, और कुछ हो चाहे नहीं, आपको ये भी बताने आए हैं कि मेरा डर दिखा के ही, जन सुराज का डर दिखाकर ही कम से कम अपने गांव का सड़क बनवा लीजिए, कुछ राजनीतिक भागीदारी ले लीजिए, अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवा लीजिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा अस्पताल बनवा लीजिए। लोग कह रहा है कि अस्पताल नहीं है, तो अस्पताल स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आपके यहाँ सड़क नहीं बना हुआ है, नाली गली नहीं है, तो ग्रामीण कार्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आपके यहाँ स्कूल नहीं है, स्कूल का मंत्री कौन है? चंद्रशेखर RJD, तेजस्वी यादव। मेरे भाई, इतना आप शिकायत कर रहे हैं कि अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, सड़क नहीं है, और जिस आदमी के पास वो सब मंत्रालय है वो तेजस्वी यादव, आपके वोट से वहां बनाया गया है, तो दोनों बात आपका कैसे होगा? चित भी आपका, पट भी आपका। तो 3 बरस अभी आपकी सरकार है, तेजस्वी यादव है। RJD के नेताओं को बताइए कि भैया हम यहाँ आए हैं, और आप नहीं भी बताइएगा तो आपके पास आएगा कि प्रशांत किशोर आए थे तो डर के मारे आएगा। इसी का फायदा उठाकर अपना कुछ काम करा लीजिए और कुछ राजनीतिक भागीदारी ले लीजिए। भाजपा को तो आप हरा नहीं पाइएगा, हम हराएंगे, हराएगा जन सुराज, और जब हरा लेंगे तो आपके पास वापस आएंगे। इस निमंत्रण पत्र को जो आज छोड़कर आपके पास जा रहे हैं, अगर आप साथ में आइए तो बहुत बढ़िया, जो नहीं आएगा उस समय आएंगे, उस समय लेकिन आएंगे तो पूरा हर्जाना भी वसूलेंगे। निमंत्रण कार्ड में आपको जो इनवाइट कर रहे हैं तो आए बुलाएंगे कि चलिए साथ में, लेकिन हर्जाने के तौर पर पूरा जीत के खुशी का सेवई भी आपसे ही खाएंगे। हम वेजिटेरियन आदमी हैं, सेवई आपको खिलानी पड़ेगी, क्योंकि हम बिहार में चुनाव जीतने नहीं आए हैं, बिहार जीत कर आगे जाना है, मेरा लक्ष्य दूसरा है। तो अगर आपको समझ में आए तो इस व्यवस्था में आइए, और न समझ में आए तो जिसका झंडा लेकर घूम रहे हो घूमते रहिए। लेकिन अगर घूमिएगा तो अपना और अपने बच्चों के बदहाली के लिए, उनके भविष्य के लिए आप ही जिम्मेवार होइएगा। इसकी जिम्मेवारी से आपको कोई बचा नहीं सकता है। एक अंतिम बात,
कुछ मुसलमान भाई कह रहे हैं कि इनके अभियान के लिए इनको पैसा कहां से आ रहा है, भाजपा पैसा दे रही है। इस सवाल पर मैं सोचता हूं कि हंसू कि रो। 10 साल से जो लोग हमको जानते हैं वो बताते हैं कि एक एक चुनाव में हमको 100-100 करोड़ रुपया मिलता है, जितना पैसा मांग दे उतना पैसा लोग देता है। तो अभी आपकी सरकार है बिहार में, चचा भतीजा की सरकार, आप लोग के पास आधा आधा बिहार है, आधा ललटेन के पास, आधा है तीर के पास। तो इस गरीब बिहार की जनता से लूट मार खसोट पीसी के भ्रष्टाचार के माध्यम से आप पार्टी चलाने के लिए पैसा इकट्ठा कर पा रहे हैं। और हमारे पास आज देश में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है। तो हमको 100 गो गाड़ी चलाने और 500 लड़का को रखने के लिए पैसा नहीं मिलेगा? आप क्या बतिया रहे हैं? हमको ये अभियान चलाने के लिए पैसा के लिए भाजपा के पास जाने की जरूरत है? 6 गो मुख्यमंत्री क्यों ना दिन काम आएंगे लोग? तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य जिन लोगों ने जीता है, उनके जीतने में हमने कंधा लगाया है। आज पैसा उनसे मांग रहे हैं कि बिहार में एक नई व्यवस्था बना रहे हैं, बिहार में किसी पैसे वाले से मदद न लेनी पड़े। क्योंकि अगर किसी पैसे वाले से मदद लेंगे तो जो आपको आश्वासन दे रहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, अगर आदमी में सलाहियत है, काबिलियत है, जज्बा है, तो आप उसको चुनकर हमारे पास भेजिए। उसके पीछे पूरी ताकत, व्यवस्था, पैसा, संसाधन हम लगाएंगे और उसको जिता कर लाएंगे आपके सहयोग। अगर किसी पैसे वाले से मदद ले लिया बिहार में तो हमको करने देगा? इसीलिए किसी पैसे वाले से बिहार में 1 रुपया चंदा नहीं लेते हैं, किसी का चाय भी नहीं पीते हैं। हम लोग रास्ते में चल रहे हैं तो चाय या खिचड़ी भी अपना लेकर साथ में चल रहे हैं। ये व्यवस्था मैंने बनाई है। अब दूसरा एक और बात अभी देखिएगा, पैसे को लेकर बिहार में लोगों की मदद से बड़ा पैसा इकट्ठा हो, इसका देश का सबसे बड़ा अभियान मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ। आप जैसे अभी पदयात्रा आप देख रहे हैं, उसी तरह अभी 2-4-10 दिन में देखिएगा तकनीक का उपयोग करके जनता से पैसा कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, इसका देश का सबसे बड़ा अभियान हम बिहार में शुरू कर रहे हैं। 2011-12 से पहले आपको पता नहीं था कि सोशल मीडिया के जरिए भी चुनाव पर प्रभाव डाला जा सकता है। उस चीज को प्रशांत किशोर ने 2011 में शुरू किया, मोदी जी को नहीं मालूम था, वो हमने शुरू किया है। तो अब हम इस अभियान को बिहार में शुरू कर रहे हैं कि कोई भी आदमी अपने मोबाइल से 100 रुपया, 200, 500 रुपया सीधे बैंक के माध्यम से हमको भेज सकता है। और लक्ष्य ये है कि 2 करोड़ बिहारियों से कम 100 रुपया लेंगे तो 2 करोड़ बिहारी अगर 100 रुपया दे दिया तो 200 करोड़ रुपया हो गया जमा। इस अभियान के लिए पूरा फंड 1.5 साल में खड़ा कर लेंगे। दिमाग का खाते हैं, सरस्वती की कृपा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। हम नेता नहीं हैं, मंत्री विधायक नहीं है, अफसर नहीं है, ठेकेदार नहीं है, लेकिन बुद्धि का खाते हैं। जहां टेबल कुर्सी लगा दिए वहीं लक्ष्मी की बरसात हो सकती है। पैसा लक्ष्य नहीं है, समाज को बदलना लक्ष्य है। लेकिन समाज को बदलने के लिए अगर संसाधन चाहिए तो बिना संसाधन के लड़ेंगे कैसे? आप हम मजबूती से लड़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि भाजपा मदद कर रही है। अगर मजबूती से नहीं लड़ेंगे तो आप कहिएगा कि आदमी तो बहुत बढ़िया है लेकिन क्या करें, मजबूती से लड़िए नहीं रहा, इसके पीछे चलेंगे तो वोट में बर्बाद हो जाएगा। तो दोनों बात आप ही कीजिएगा। मजबूती से लड़ा तो भाजपा का एजेंट, कमजोर हो गया तो भाजपा से लड़िए नहीं सकता है। तो आपके आंख पर जो चश्मा लगा हुआ है कि हर आदमी, हर हिंदू भाजपाई हो गया, भाजपा का एजेंट हो गया, इस भ्रम से निकलिए। एक आंकड़ा अंतिम में दिए जा रहे हैं आपको ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है जो बताता है कि हर हिंदू भाजपाई हो गया। किसी हिंदू पर आप भरोसा नहीं कर सकते। देश में 80% हिंदू रहता है और भाजपा को वोट कितना मिलता है? 38% वोट मिला है 2019 में। तो चौथे क्लास का गणित का विद्यार्थी बता देगा कि 80 में 38 कितना हुआ? आधे से कम। मतलब आधे से कम हिंदू आज भाजपा को वोट कर रहा है। जब भाजपा अपने शिखर पर है तो भी आधे से कम हिंदू भाजपा को वोट कर रहा है। जरूरत इस बात की है कि जो हिंदू भाजपाई नहीं है उसके साथ सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाइए, गांधी की विचारधारा के आधार पर बनाइए। उसी से आगे ये कहानी बनाई जा सकती है और लंबे लड़ाई के लिए तैयार होइए।
एक दिन में एक खीर नहीं पकाई जा सकती है, पसीना बहाना पड़ेगा, 3 साल 4 साल बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपना कंधा लगाएंगे तो मेरी लड़ाई थोड़ी कमजोर हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी अपने कंधों पर ही इसको हम बिहार में जीत कर और सफल बनाकर दिखाएंगे। इसके बाद तो अपने आप आइएगा, आप जाइएगा कहाँ पे? फिर जो बात लालू यादव कह रहे हो बात हम कहेंगे, ये लोग जाइए कहाँ? चलो रे भैया, जब जिस दिन हम यहाँ से यूपी का रुख करेंगे तो उस दिन आप अपने आप चलेंगे कारवां बनाकर। लेकिन बिहार में आपको अभी शंका है, तो बिहार में शंका है तो जहां आप कंफर्टेबल हैं वहीं रहिए 3 बरस, महागठबंधन को वोट दीजिए। लेकिन अंतिम बार दोहरा देते हैं, महागठबंधन वो मरा हुआ बड़ा वृक्ष है जिस पर नया फल नहीं उग सकता है, वो कहानी खत्म हो गई। इसलिए अगर आप महागठबंधन के साथ रहिएगा तो ना आपको विकास मिलेगा, ना आपको राजनीतिक भागीदारी मिलेगी, ना आप भाजपा को हराने का देशव्यापी कोई व्यवस्था बनाने में अपना योगदान कर पाइएगा। अगर ठीक लगे मेरी बात तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं लगे तो उससे भी अच्छा। भगवान सबका भला करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको भी आगे 5-7 किलोमीटर और जाना है। आप आए हमारी बात